अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल फाइन। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री के फेडरल बोर्ड के प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट के मॉडल पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल साबित होगी, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर कोई एक भी वीडियो अवेलेबल नहीं है जिसमें क्लास 11 केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट के मॉडल पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर किया गया हो। इस वीडियो को पर्सनली मैंने 2 से 3 दफ़ा प्रूफ रीड भी किया है कि किसी किस्म की कोई मिस्टेक पास ऑन ना हो, और काफ़ी ज़िम्मेदारी के साथ ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग गेस्ट पेपर के हवाले से भी डिस्कस करेंगे, कुछ ट्रिक्स के हवाले से डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप लोग प्रैक्टिकल की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, और मॉडल पेपर का भी कंप्लीट सोल्यूशन शेयर करेंगे। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियोज़ डेली बेसिस पे आप लोगों तक पहुँचती रहें। बच्चों, आप लोग जानते हैं कि क्लास 11 केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट के मॉडल पेपर में टोटल आप लोगों का 15 मार्क्स का एक एग्ज़ाम होगा, और इसमें आपके टोटल 8 प्रैक्टिकल्स शामिल हैं। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये आपके 8 प्रैक्टिकल्स हैं जिनमें से आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आएगा। इसमें आपके तमाम प्रैक्टिकल्स को 2 पोर्शन में डिवाइड कर दिया गया है। 11वीं जमात में क्लास 11 में आप लोगों के टोटल 8 प्रैक्टिकल्स हैं, और 8 प्रैक्टिकल्स को 2 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया गया है। पार्ट 1 में आप लोगों के 4 प्रैक्टिकल्स हैं, एंड पार्ट 2 में भी आप लोगों के 4 प्रैक्टिकल्स हैं। पार्ट 1 में जो आप लोगों के 4 प्रैक्टिकल्स हैं उनमें से आपके 9 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और पार्ट 2 में जो आप लोगों के 4 प्रैक्टिकल्स हैं उनमें से आप लोगों के 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अब आप लोगों ने बच्चों प्रिपरेशन कैसे करनी है कि आप लोगों ने पार्ट 1 के चारों प्रैक्टिकल्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इनकी रीडिंग्स, इनकी कैलकुलेशंस, हर चीज़ आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है, और इन टॉपिक्स को, इन प्रैक्टिकल्स को आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चंस के एतबार से प्रिपेयर करना है। ठीक है, जबकि जो पार्ट 2 में आप लोगों के प्रैक्टिकल्स आप लोगों को दिखाए गए हैं, इन चारों प्रैक्टिकल्स में से सिर्फ आप लोगों के 6 एमसीक्यूज़ आएंगे। ठीक है, ये 4 प्रैक्टिकल्स हैं, और इन 4 प्रैक्टिकल्स में से आपके 6 एमसीक्यूज़ आएंगे, यानी कि हर प्रैक्टिकल में से आपका एक एक एमसीक्यू आएगा, और कोई ऐसा प्रैक्टिकल होगा जिसमें आप लोगों के 2-2 एमसीक्यूज़ आएंगे। इस तरह से पार्ट 2 में जितने भी आप लोगों को प्रैक्टिकल सिखाए जा रहे हैं, इनमें से आप लोगों के 6 मार्क्स के एमसीक्यूज़ आएंगे। इस पोर्शन को आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज़ के लिहाज से तैयार करना है। और एमसीक्यूज़ में आप लोग जानते हैं कि एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करना ज़्यादा आसान होता है, और आप लोग काफ़ी सारे तरीक़ों से एमसीक्यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने पार्ट 1 में जो 4 प्रैक्टिकल्स दिए गए हैं, इनको आप लोगों ने खुसूसी तवज्जो देनी है, और इनको आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इनमें से जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है उसको अभी हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में आप लोगों का फर्स्ट प्रैक्टिकल कवर हो जाएगा। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ प्रैक्टिकल्स आप लोगों के रह जाएंगे। इन प्रैक्टिकल्स को आप कहीं भी यूट्यूब पर, गूगल पर, किसी भी इस सोर्स को इस्तेमाल करते हुए इन प्रैक्टिकल्स का सलूशन निकाल सकते हैं, और आप इनको भी प्रिपेयर कर सकते हैं। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप लोगों का पहला प्रैक्टिकल इंशाल्लाह बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा जी। इसी के साथ हम लोग अपने मॉडल पेपर के सलूशन की तरफ मूव करते हैं। मॉडल पेपर में आपका जो प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट का एग्ज़ाम है 15 मार्क्स का होगा, और 60 मिनट का आप लोगों को टाइम दिया जाएगा। और यहाँ पे कुछ इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन दिए जाएंगे। चॉइस आप लोगों को कोई नहीं दी जाएगी। ठीक है, और ये कोई आप लोगों पे जुल्म नहीं है। प्रैक्टिकल्स इन सालों में, इस साल जितने आसान प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, माजी में पूरी हिस्ट्री में कभी इतने आसान प्रैक्टिकल्स नहीं लिए गए। ठीक है, आप लोगों के लिए काफ़ी आसानी हो चुकी है ऑलरेडी। यहाँ पे हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये आप लोगों का पहला प्रैक्टिकल है। The question is, purpose of this experiment is to determine the percentage purity of the sample solution by volumetric method when the given solution contains 6 grams of sodium carbonate dissolved per decimeter cube. बच्चों, यहाँ पे गौर करें। सबसे पहले आप लोगों ने स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि आपने कैलकुलेट क्या करना है, और आपके पास गिवन क्या चीज़ है। ठीक है, आपने कैलकुलेट करनी है परसेंटेज प्योरिटी। आई होप कि आप लोगों को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होगा कि परसेंटेज प्योरिटी क्या है। परसेंटेज प्योरिटी का एक पर्टिकुलर फार्मूला होता है, जिसको अप्लाई करते हुए आप लोग किसी भी चीज़ की परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और वो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप लोगों को पता चल जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट में आप लोगों ने परसेंटेज प्योरिटी को कैलकुलेट करना है, और आपके पास गिवन क्या चीज़ें हैं। आपके पास मैथ्स गिवन है किसका, सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है, Na2CO3 इज़ सोडियम कार्बोनेट, और इसका मैथ्स आप लोगों को गिवन है कितने ग्राम्स, 6 ग्राम्स। ये हो गई आप लोगों के स्टेटमेंट।
अब यहाँ पे देखें आप लोगों के लिए कितनी आसानी है कि तमाम ऑपरेटर्स, केमिकल्स और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऑलरेडी आप लोगों को लिख कर दे दी हैं, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे आपको ब्लैक में नज़र आ रही हैं, ये तमाम चीज़ें आपको गिवन होंगी और आपने जो यहाँ पे जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, सो कलर्ड में जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को सॉल्व करनी पड़ेंगी। सो यहाँ पे ऑपरेटर्स में आपका ब्यूरेट, पिपेट, फनल, कॉनिकल फ्लास्क, बीकर्स एंड आयरन स्टैंड इस्तेमाल होगा। केमिकल्स में आप लोग मिथाइल ऑरेंज का इस्तेमाल करेंगे विच इज़ एन इंडिकेटर। सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करेंगे, देन 0.1 मोलर HCl। अब यहाँ पे आप लोगों ने इन चीज़ों को बहुत अच्छे से रीड करना है और आपने अंडरस्टैंड करना है कि आपको किस चीज़ की कितनी मोलारिटी दी गई है, ठीक है। सो सोडियम आपको HCl की मोलारिटी गिवन है और कितनी मोलारिटी है, 0.1 मोलर। देन आपके पास डिस्टिल्ड वाटर है एंड सोल्यूशन ऑफ 6 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन 1 डेसीमीटर क्यूब। सो ये आपको मास गिवन है सोडियम कार्बोनेट का। देन आपके पास वॉल्यूम ऑफ सोडियम कार्बोनेट भी गिवन है 10 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब इज़ द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। सो सोडियम कार्बोनेट का वॉल्यूम भी आप लोगों को गिवन है जो कि 10 सेंटीमीटर क्यूब है और ओके, ठीक है। सो ये चीज़ें आप लोगों को गिवन है। अब यहाँ पे उन्होंने एक डायग्राम आपके साथ शो की है, सी ऑन द फिगर गिवन बिलो एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशंस इन टेबल। और ऑब्जर्वेशन टेबल में वो आपसे कह रहे हैं कि आपने इनिशियल रीडिंग्स और फाइनल रीडिंग्स को यहाँ से कैलकुलेट करना है। सो ये जो बच्चों आप लोगों को गिवन है, ये आपको ब्यूरेट गिवन है, ठीक है। ये ब्यूरेट का कुछ पार्ट आप लोगों के साथ डायग्राम में शेयर किया गया है और आपसे सिर्फ और सिर्फ ये कहा जा रहा है कि आप लोग रीडिंग लें। सो अब जो रीडिंग लेना कितना आसान है, अगर आप लोग ये भी गलत कर देते हैं तो फिर बड़े दुख की बात है, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोगों ने 3 टाइट्रेशंस परफॉर्म की हैं, टाइट्रेशन 1, टाइट्रेशन 2 एंड टाइट्रेशन 3। सो टाइट्रेशन 1 में आप लोगों की इनिशियल रीडिंग एंड फाइनल रीडिंग, ठीक है। सो यही चीज़ आप लोगों से टेबल में पूछी जा रही है कि टाइट्रेशन 1 की इनिशियल रीडिंग और फाइनल रीडिंग लें और फिर आप बताएं कि कितना HCl इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। और इस ब्यूरेट में बाय द वे हम लोगों ने क्या भरा हुआ है, इसमें हमने HCl भरा हुआ है। आपको नज़र आ रहा है ब्यूरेट में हमारे पास जो एक ग्रे कलर का पोर्शन है, इसका मतलब है कि ये आपका HCl भरा हुआ है, ठीक है। ये ब्यूरेट जो आपको नज़र आ रहा है बच्चों, इसमें आपको ग्रे कलर नज़र आ रहा है। सो ग्रे कलर का क्या मतलब है कि यहाँ पे ये सारा आप लोगों का HCl फिल्ड है। सो टाइट्रेशन 1 में इनिशियल रीडिंग आप लोग देखें 0 और 1 के दरमियान में आपके पास तकरीबन 0.5 से थोड़ा सा पहले, ठीक है, आप लोगों की रीडिंग है। सो ये आप लोगों का बनता है तकरीबन 0.4। सो आपने रीडिंग ले ली 0.45। फिर आप लोगों ने फाइनल रीडिंग ली इसी तरह से, तो फाइनल रीडिंग क्या होगी बच्चों, 28 और 27 के दरमियान और तकरीबन आपका 27.1, 27.2 एंड 27.3, ठीक है। सो आपका 27.3 तक HCl पहुंच चुका है। सो ये हो गई आप लोगों की फ़ाइनल रीडिंग। सो अब आप लोगों ने क्या करना है, आपने इनिशियल रीडिंग और फाइनल रीडिंग ले ली। सो आपने फाइनल रीडिंग में से इनिशियल रीडिंग को माइनस कर देना है, ठीक है बच्चों। फाइनल रीडिंग आपकी क्या आई है, 27.3। फाइनल रीडिंग में से आप लोग इनिशियल रीडिंग 0.45 को माइनस कर देंगे तो आप लोगों के पास वॉल्यूम ऑफ HCl यूज्ड आ जाएगा 26.85। नेक्स्ट टू भी आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह से करनी है, मैं उसको एक्सप्लेन करके टाइम वेस्ट नहीं करूँगी आपका, ठीक है। सो ये इस तरह से आप लोगों का वॉल्यूम ऑफ HCl यूज्ड आ जाएगा। अब आप लोग देखें आप लोगों के पास 3 वॉल्यूम ऑफ HCl यूज्ड की रीडिंग्स आ चुकी हैं। सो आपने इन तीनों को प्लस करना है, ठीक है। 26.85 प्लस 26.4 प्लस 26.5, इन तीनों को आप लोग प्लस करके 3 पे डिवाइड कर देंगे तो आपका मीन आ जाएगा, ठीक है। मीन लेना आप लोगों को आता है। सो इन तीनों को आपने प्लस किया और 3 पे डिवाइड कर दिया तो आपकी मीन वॉल्यूम आ गई ऑफ HCl यूज्ड विच इज़ 26.5 सेंटीमीटर क्यूब। सो ये हो गए आप लोगों के 2 नंबर। Next question is, when acid is added to Na2CO3, the color changed from dash to dash at the end point. So बच्चों यहाँ पे आप लोगों ने इसको मेमोराइज़ करना है कि जब आपके Na2CO3 में एसिड ऐड किया जाएगा सो कलर कैसे चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो आपने कॉनिकल फ्लास्क है उसमें आपने Na2CO3 डाला हुआ है, ठीक है, और आप लोगों ने मिथाइल ऑरेंज डाला हुआ है। मिथाइल ऑरेंज का कलर पहले आपके पास येलो होगा, जैसे ही आप लोग एसिड ऐड करेंगे फ्रॉम द प्योरेट सो उसका कलर हो जाएगा रेड। सो यहाँ पे कुछ कलर चेंजेस आएंगे फ्रॉम येलो टू रेड, ठीक है। इसको आपने सिंपल मेमोराइज़ करना है क्योंकि आप लोगों ने प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं किया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग मिथाइल ऑरेंज। सो बच्चों यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज विल एक्ट एज एन इंडिकेटर, ठीक है। अगर आप लोगों ने टाइट्रेशंस परफॉर्म की हैं लैब में तो आप लोगों को पता है कि हम लोग डिफरेंट इंडिकेटर्स इस्तेमाल करते हैं जिसमें मोस्ट कॉमन आप लोगों के फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज है, ठीक है। सो आप लोगों ने कलर्स याद रखने हैं कि मिथाइल ऑरेंज कौन से कलर्स देता है और फिनोफ्थलीन कौन से कलर्स देता है, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है।
सो पर्पस क्या है मिथाइल ऑरेंज का, कि मिथाइल ऑरेंज विल एक्ट एज एन इंडिकेटर टू शो द completion ऑफ अ रिएक्शन. इन एसिडिक सोल्यूशन इट टर्न्स रेड, while इन बेसिक सोल्यूशन इट गिव्स येलो कलर. ठीक है, सो ये हो गया आप लोगों का एक और क्वेश्चन. देन केमिकल इक्वेशन आप लोगों को दी गई है और आप लोगों ने ओवरऑल इक्वेशन लिखनी है. सो केमिस्ट्री में आप लोग ऑलरेडी केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना और उनको कट करना सीख चुके हैं. सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपकी पहली इक्वेशन है Na2CO3 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड प्लस HCl ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. देन राइट हैंड साइड पे आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है एंड NaCl है. NaHCO3 क्या है? NaHCO3 इज सोडियम बाइकार्बोनेट. देन आपके पास सेकेंड इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे है सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस HCl एंड राइट हैंड साइड पे आपके पास NaCl प्लस H2O प्लस CO2 है. सो बच्चों, पहली इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को दोनों को ऐड करने का तरीका ये है कि उसके राइट हैंड साइड पे और इसके लेफ़्ट हैंड साइड पे जो चीज़ें कॉमन हैं वो कैंसिल हो जाती हैं. ठीक है बच्चों, आई होप कि ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर होगा ऑलरेडी. लेकिन डेफिनेटली डिफरेंट तरह के बच्चे चैनल को विजिट करते हैं, तो थोड़ा सा मैं इस पॉइंट को रीइंफोर्स करना चाहूँगी कि अगर आप लोगों के पास दो इक्वेशंस हैं और आप उसको सम करना चाहते हैं, ठीक है, दोनों इक्वेशंस को ऐड करना चाहते हैं. बाय द वे, ये दो इक्वेशंस आपको गिवन होंगी. जितनी भी ब्लैक में चीज़ें हैं वो आप लोगों को गिवन है. आपने इन दोनों को प्लस करके एक इक्वेशन आप लोगों ने लिखनी है. ठीक है, सो पहली इक्वेशन में और दूसरी इक्वेशन में, पहली में जो चीज़ें राइट हैंड साइड पे मौजूद हैं, दूसरी इक्वेशन में अगर वही चीज़ें लेफ़्ट हैंड साइड पे मौजूद हैं तो वो चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी. इसी तरह से पहली इक्वेशन में जो चीज़ें लेफ़्ट हैंड साइड पे मौजूद है, दूसरी इक्वेशन में अगर वही चीज़ें राइट हैंड साइड पे मौजूद हैं तो वो चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी. सो इस तरह से आप लोगों के पास पहली इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे सोडियम बाइकार्बोनेट अवेलेबल है और दूसरी इक्वेशन में जो आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड है उस पे सोडियम बाइकार्बोनेट अवेलेबल है. सो ये दोनों आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे. पहली इक्वेशन के Na2CO3 और दूसरी इक्वेशन की, पहली इक्वेशन की लेफ़्ट हैंड साइड्स और दूसरी इक्वेशंस की लेफ़्ट हैंड साइड्स को आप लोग कंबाइन करेंगे. सो HCl एंड HCl ऐड होकर 2HCl हो जाएगा. ठीक है, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. एंड राइट साइड पे आप लोगों के पास बन जाएंगे 2 NaCl. ठीक है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में 2 NaCl हैं, देन वाटर एंड देन CO2. सो इस तरह से किसी भी इक्वेशन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं. देन आप लोगों ने कैलकुलेशंस करनी है. फाइंड N1 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl फ्रॉम केमिकल इक्वेशन. सो बच्चों, ये आप लोगों के जो ओवरऑल इक्वेशन है इसमें आप लोग देखें, आप लोगों के पास Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट के कितने मोल्स हैं, जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ 1 होता है. ठीक है, ये आप लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं. सो Na2CO3 के साथ 1 मोल है. ठीक है, इसका 1 मोल है और HCl के आप लोगों के पास 2 मोल्स हैं. ठीक है, सो आप लोगों ने यहाँ पे इनके मोल्स लिख लिए. Then the next question is, you are advised to show full working in all parts of the calculations. Calculate the molarity of Na2CO3 by using formula. So formula आप लोगों को given है M1V1 over N1 is equal to M2V2 over N2. I hope कि आप लोग इस formula से familiar होंगे. So अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों ने वैल्यूज़ पुट करनी है और आप लोगों ने कैलकुलेशंस कर लेनी है. ठीक है, सो M1V1 ओवर N1 इसे आप लोग कंसिडर करेंगे कि ये तमाम चीज़ें सोडियम कार्बोनेट को रेफ़र कर रही हैं. ठीक है, M1 इज़ द मोलैरिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट, V1 इज़ द वॉल्यूम ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड N1 आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट. ठीक है, और इसी तरह से M2V2 ओवर N2 आप लोग कंसिडर करेंगे कि ये तमाम चीज़ें HCl को रेफ़र कर रही हैं. सो आप लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे, आप लोगों के पास तमाम वैल्यूज़ गिवन है और M1 आप लोगों ने कैलकुलेट करना है. मोलैरिटी ऑफ Na2CO3 आप लोगों ने कैलकुलेट करना है. वॉल्यूम आप लोगों को ऑलरेडी गिवन है. अगर आप लोगों को याद हो तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि आपका 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ Na2CO3 इस्तेमाल हो रहा है. ठीक है, सो उसी 10 को हम लोगों ने बच्चों यहाँ पे पुट किया हुआ है और नंबर ऑफ़ मोल्स अभी हमने कैलकुलेट किए 1. इसी तरह से नेक्स्ट जो आपकी राइट हैंड साइड है वहाँ पे आपकी मोलैरिटी 0.1 मोलर HCl था. वॉल्यूम आप लोगों ने मीन वॉल्यूम कैलकुलेट किया था 26.5 और N2 भी आप लोगों को गिवन है 2. सो यहाँ से आप लोगों के पास मोलैरिटी आ जाएगी सोडियम कार्बोनेट की विच इज़ 0.133 डेसीमीटर क्यूब. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बाय यूजिंग योर आंसर फ्रॉम पार्ट ए, यानी कि पार्ट ए में जो मोलैरिटी आप लोगों के पास आई है उसको इस्तेमाल करते हुए आप लोगों ने स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ Na2CO3. ठीक है, सो यही स्ट्रेंथ का फॉर्मूला भी है कि स्ट्रेंथ में आप लोग क्या करते हैं, आप लोग किसी भी चीज़ का मास कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम. ठीक है, सो स्ट्रेंथ की हमेशा यूनिट्स होती हैं ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब और ग्राम लीटर, क्योंकि 1 डेसीमीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 1 लीटर
सो ग्राम पर लीटर भी कहा जाए तो भी एक ही बात है, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब कहा जाए तो भी एक ही बात है, ठीक है। सो इस पार्ट बी की कैलकुलेशन हम लोगों ने बच्चों यहाँ पे की हुई है, ये जो ग्रीन में आपको नज़र आ रही है, ठीक है, वहाँ पे स्पेस कम थी। सो इसकी कैलकुलेशन हमने स्ट्रेंथ की यहाँ पे कर दी है। सो स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए आप लोग सबसे पहले मोलर मास ऑफ Na2CO3 कैलकुलेट करेंगे। सोडियम का मोलर मास आप लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ते आए हैं कि 23 होता है। 23 को आप लोग 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, कार्बन का 12 प्लस हो जाएगा एंड ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से और फिर ऐड अप हो जाएगा। सो इन तमाम चीज़ों को आप लोग ऐड करेंगे, सो आप लोगों के पास मोलर मास बनेगा 106 ग्राम। मोलैरिटी का फॉर्मूला आप लोगों को गिवन है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। सो मोलैरिटी आप लोगों ने यहाँ से कैलकुलेट नहीं करनी बच्चों, आप लोगों को मोलैरिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट ऑलरेडी आप लोगों को नोन है, आप लोगों ने कैलकुलेट कर ली है। आपने कैलकुलेट करना है मास, ठीक है। सो मास को आप लोगों ने एक साइड पे सेपरेट कर दिया और बाकी तमाम चीज़ें वैल्यूज़ आप लोगों ने पुट कर दी। सो मोलैरिटी बच्चों अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की थी ना, कितनी आई थी, 0.133। सो इसको आप लोग पुट करेंगे, मोलर मास को आप लोग पुट करेंगे जो आपने कैलकुलेट किया है, और उसको आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब जो कि 1 डेसीमीटर क्यूब है। सो आपका मास बन जाएगा 14.09 ग्राम्स। सो दिस इज़ द स्ट्रेंथ, ठीक है। ये आपकी स्ट्रेंथ है किस चीज़ की, सोडियम कार्बोनेट की। समझ गए बच्चों, ये आप लोगों का सोडियम कार्बोनेट का स्ट्रेंथ आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग योर आंसर फ्रॉम पार्ट बी, कैलकुलेट द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि अगर आप लोगों ने एक पार्ट गलत किया तो आपके सारे पार्ट्स गलत हो जाएंगे, ठीक है। सो इसलिए आप लोगों ने पहला पार्ट बहुत अच्छे से करना है। अगर आपकी मोलैरिटी गलत आई तो आपकी स्ट्रेंथ भी गलत आएगी और फिर आप लोगों की परसेंटेज प्योरिटी भी गलत आएगी। सो आप लोगों का पूरा प्रैक्टिकल गलत हो जाएगा, ठीक है। सो परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला है कैलकुलेटेड मास ऑफ अ गिवन सैम्पल डिवाइडेड बाई गिवन मास ऑफ अ सैम्पल मल्टीप्लाइड बाई 100। सो कैलकुलेटेड मास आपका कितना आया है, 14.09। इसको आपने पुट किया गिवन मास ऑफ अ सैम्पल। गिवन मास वो मास है जो आप लोगों को क्वेश्चन की स्टेटमेंट में प्रोवाइड किया गया था। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको कितना मास प्रोवाइड किया गया है, 6 ग्राम। सो 6 को आप लोग यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। सो 14.09 डिवाइडेड बाई 6 और इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। सो आप लोगों की परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेट हो जाएगी। इसका आंसर मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा जी, चलें आप लोगों को समझ तो आ गया। आप लोग 14.09 को डिवाइड करें 6 पे और उसको मल्टीप्लाई कर दें 100 पे, और आई होप कि ये आपकी 88.88% के करीब कुछ चीज़ बनती है, ठीक है। सो ये हो जाएगी आप लोगों की परसेंटेज प्योरिटी। सो इस तरह से आप लोगों का पहला प्रैक्टिकल कंप्लीट सॉल्व हो गया है और यही आप लोगों की तमाम रीडिंग्स है। इसके साथ हम लोग अपने सेक्शन बी की तरफ मूव करते हैं। सेक्शन बी में आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ MCQs पूछे जाएंगे। सो इसलिए बच्चों आप लोग प्रैक्टिकल्स में अगर अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो पहले पार्ट के प्रैक्टिकल्स को आप लोग बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करके जाइएगा, जिससे आप लोगों का पहला प्रैक्टिकल हो चुका है, ठीक है। पहले प्रैक्टिकल में सिंपल सी सिर्फ ये चेंजेस हो सकती हैं कि आप लोगों की रीडिंग्स डिफरेंट हो जाए, ठीक है। आप लोगों को जो ब्यूरेट की रीडिंग्स सिखाई गई हैं उनको डिफरेंट कर दिया जाए और फिर उसी के बेसिस पे आपकी डेफिनेटली कैलकुलेशंस भी डिफरेंट हो जाएंगी, ठीक है। सो सेक्शन बी में आप लोगों से MCQs पूछे जाएंगे। सो यहाँ पे आप लोगों के पास फर्स्ट MCQ इज़ क्रोमेटोग्राम ऑफ अ मिक्सचर ऑफ इंक इज़ शोन बिलो। सो ये आपके पास क्रोमेटोग्राम है और इससे आप लोगों का एक MCQ पूछा गया है, हाइट ऑफ द सॉल्वेंट फ्रंट इज़ 10 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय येलो इंक इज़ 4.7 सेंटीमीटर। RF value of yellow ink is, so RF refers to retention factor। RF किसकी एब्रीविएशन है बच्चों, रिटेंशन फैक्टर की। रिटेंशन फैक्टर का फॉर्मूला होता है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग नोट कर लें। ये MCQ आपका इंपॉर्टेंट MCQ है, इसमें रीडिंग्स को चेंज करके आप लोगों से ये MCQ पूछा जा सकता है, ठीक है। सो RF रेफर्स टू रिटेंशन फैक्टर और इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सोल्यूट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रंट। क्या फॉर्मूला है बच्चों, रिटेंशन फैक्टर इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ सोल्यूट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रंट, ठीक है। सो यहाँ पे सॉल्वेंट फ्रंट का डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। सो ये आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय येलो इंक, ये आपका सोल्यूट है और इसका डिस्टेंस कितना है, 4.7। सो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग 4.7 को 10 पर डिवाइड करेंगे और आपके रिटेंशन फैक्टर की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। और ये क्या वैल्यू होगी, 0.47। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। और इस तरह के डिफरेंट MCQs आप लोग एक्सपेक्ट करें, ये एक इंपॉर्टेंट MCQ है। आई होप कि ये MCQ रिपीट हो सकता है बाय अ फ्यू अमेंडमेंट्स।
Next MCQ is rock salt can be purified by common ion effect. Which one of the following will give precipitates? So यहाँ पे बच्चों B is the correct answer. ठीक है, रॉक सॉल्ट रेफर्स टू NaCl. ठीक है, ये जो आपका टेबल सॉल्ट है यही आपका रॉक सॉल्ट भी है. सो जो आप लोग चट्टानों से हासिल करते हैं NaCl. ठीक है, सो NaCl के साथ आप लोग KCl यहाँ पे इसके जो है वो बेसिकली अच्छे कॉमन आयंस जनरेट होंगे. सो इसके थ्रू आप लोग इसको प्योरीफाई कर सकते हैं. सो B इज़ द करेक्ट आंसर. जी, नेक्स्ट MCQ is lead and cadmium compounds form colorless solution. They can be separated by paper chromatography. Which one of the following locating agent can be used to identify the presence of lead and cadmium? So the correct answer is hydrogen sulfide. Hydrogen sulfide C option is the correct option. क्योंकि यहाँ पे आपके पास जब आप लोग हाइड्रोजन सल्फाइड को इस्तेमाल करेंगे सो लेड एंड कैडमियम दोनों आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेंगे. लेड जब आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो लेड सल्फाइड बनेगा और लेड सल्फाइड हमेशा ब्लैक प्रेसिपिटेट्स बनाता है. PPT रेफर्स टू प्रेसिपिटेट्स. एंड कैडमियम जब आपका हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा सो कैडमियम सल्फाइड के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे जो कि येलो कलर के होंगे. ठीक है, सो इस तरह से आप लोग इजीली लेड सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फाइड को स्प्रे करके लेड और कैडमियम की क्रोमेटोग्राफी में लोकेशन कर सकते हैं. Next MCQ is when we add aqueous solution of NaCl to a solution of AgCl. NaCl is sodium chloride and AgCl is silver chloride. Solubility of AgCl decrease. This is due to common ion effect. ठीक है, AgCl और NaCl में common ions generate होंगे जिसकी वजह से आपकी solubility effect होगी. Heat of neutralization of NaOH and H2SO4 can be determined by experiment. Heat of neutralization of this reaction will be. सो ये बच्चों आप लोगों ने एक वैल्यू याद रखनी है हमेशा. ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जो कि हमेशा -57.3 किलो जॉल्स रहती है. ठीक है, जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना कि ATP टूटता है तो कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है 7.3 किलो कैलोरीज, विच इज़ अ स्टैंडर्ड रीडिंग. ठीक है, जो कि चेंज नहीं होती. सो इसी तरह से हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का क्या मतलब है. अच्छा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको एलैबोरेट करूँगी. हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, व्हाट इज़ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन. सो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है एसिड का बेस के साथ रिएक्ट करना. ठीक है, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करती है सो दिस रिएक्शन इज़ नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा एनर्जी रिलीज़ होती है. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सो इस रिएक्शन में NaOH यानी कि एक बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड H2SO4 विच इज़ एन एसिड दे विल रिएक्ट. ठीक है, और इस रिएक्शन के थ्रू आपके पास एनर्जी रिलीज़ होगी और वो एनर्जी कितनी होगी -57.3 किलो जॉल्स पर मोल. ठीक है, सो माइनस का साइन रेफर्स कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें एनर्जी रिलीज़ हो रही है. जी, और ये ऑपरेटर्स में आपको दिखा दिया गया है. सो आपसे MCQ ये भी पूछा जा सकता है कि ये MCQ ये ऑपरेटर्स किसको रेफ़र कर रहा है. ठीक है, ये ऑपरेटर्स किस प्रैक्टिकल में जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा. सो ये ऑपरेटर्स किस प्रैक्टिकल में इस्तेमाल किया जा रहा है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NaOH एंड HCl कैन बी डिटर्मिन्ड बाय द ऑपरेटर्स शोन. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन C. इस ग्राफ के थ्रू आप लोग हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट योर मॉडल पेपर सोल्यूशन. और आई होप कि बहुत अच्छे से आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी और काफ़ी हद तक कुछ छोटी मोटी चीज़ें आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे जो कि डेफिनेटली आप लोगों को मॉडल एग्ज़ाम में सोल्यूशन के दौरान आप लोगों को मुआविन साबित होंगे. सो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.